नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए भावना शेखर जी की लिखी कहानी सोलमेट। आज फिर फोन वाइब्रेट करने के साथ उसका नाम स्क्रीन पर फ्लैश करने लगा। पिछले 15 दिनों से यह 6वां कॉल था। मन में आया ऑटो रिजेक्ट में डाल दे, पर स्नेहा को आदत नहीं इतना निष्ठुर बनने की। रह रहकर झुंझलाहट हो रही थी कि आखिर आनंद भैया ने उसे मेरा फोन नंबर दिया ही क्यों। वह झगड़ी भी थी उनसे, पर आनंद भाई कातर होकर बोले थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की उसे टालने की, पर वह मानी ही नहीं। स्नेहा अनुमान लगा सकती है उसने आनंद भैया पर कितना दबाव डाला होगा। बहरहाल फोन बजते बजते खुद बंद हो गया। पिछले सप्ताह माँ को बताया कि माला का फोन आया था तो वे चौंक गईं। त्योरियां चढ़ाकर बोली, अरे 32 साल बाद उसे कहाँ से तेरी याद आ गई, और उसे तेरा नंबर किसने दिया? आनंद भैया ने। पता नहीं कैसे उसने आनंद भैया से संपर्क साध लिया। उस मुए को यही काम रह गया, बिना पूछे किसी का भी नंबर बांटने का। जी भर कोसा था उन्होंने आनंद भैया को। परसों एक समारोह में दोनों बहनें मिली, सुमी और सपना। मिलते ही सवालों की बौछार कर दी। अरे बिट्टी, सुना है माला का फोन आया था। बड़ी शातिर है, जरूर कोई काम होगा। ऐसे भी भला कोई अचानक प्रकट होता है। बाबा रे, भगवान बचाए उस आफत की पुड़िया से। तू कहीं पिघल मत जाना। ऐसे लोगों से हाथ भर दूर रहना ही भला। हाँ दीदी, मुझे कोई शौक नहीं उससे सटने का। पूरे 32 साल हो गए, मैं तो उसकी शक्ल भी भूल गई। भला हो आनंद भैया का, जिन्होंने मुझे आगाह कर दिया था कि वह फोन करेगी, सो मैं सतर्क थी। उस दिन की सारी कॉल पीयूष से ही रिसीव करवाई और बहाना बना दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। स्नेहा बोली, अच्छा किया, नहीं तो फंस जाती। सपना दीदी ने टुकड़ा जोड़ा, और जानती हो, इन्हें कह रही थी कि मैं उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड माला हूँ। स्नेहा को बताए वह जरूर पहचान जाएगी। एक ही सांस में स्नेहा पूरा किस्सा बयान कर गई। बड़ी आई बेस्ट फ्रेंड। सुमी दीदी ने हिकारत से मुंह बिसूर कर कहा, देख बिट्टी, तू इतनी बड़ी वकील बन चुकी है, तेरा नाम है। इतने बड़े बड़े केस लड़ती है, आए दिन अखबार में तेरी तस्वीर छपती है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, सब अपना रसूख बनाना चाहते हैं। दोनों बहनें बुजुर्गाना नसीहत दिए जा रही थीं। लो भाई स्नेहा, तुम्हारा टिकट आ गया, पर बनारस वाली फ्लाइट में ही हो पाया। वहां से प्रयागराज बाई रोड जाना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, 2-2.5 घंटे का ही सफर है। लेकिन वो तो किसी और ही चिंता में फंसी थी। अब भी वह फोन को ऐसे घूरे जा रही थी जैसे कोई सांप के निकल आने की आशंका से एकटक देखता है। क्या बात है, कुछ पशुपेश में हो? अब की पीयूष के स्वर ने उसका ध्यान भंग किया। और किसका फोन था? देर तक घंटी बजती रही। अरे कुछ नहीं, वही माला फोन कर रही थी। स्नेहा की आवाज में बेपरवाही का पुट था। अरे भाई, एक बार बात कर लो, बेचारी कितनी बार फोन कर चुकी है। ना बाबा, बचपन की बात और थी, अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ऐसी बदनाम लड़की से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना है। पता नहीं क्या करती होगी, किस हाल में होगी। दीदी ठीक ही कह रही थी, जरूर कोई मतलब होगा। कहीं पैसे की जरूरत तो नहीं? सोचा होगा सहेली मालदार वकील हो गई है, चलूं कुछ झटक लूं। अब मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना, आखिर मेरी इमेज का सवाल है। हर अरे गहरे को भाव देने लगी तो हो गया मेरा बंटाधार। वैसे भी सब मुझे मना कर रहे हैं। स्नेहा की बातों में अभिमान और हिकारत का मिश्रित भाव था। कहीं उसे पता तो नहीं लग गया कि तुम प्रयागराज जा रही हो? वह भी तो उसी शहर में है ना। इसलिए तो उलझन में हूँ। उस शहर में पहुंचते ही उसकी मौजूदगी मुझे डिस्टर्ब करेगी। कहीं केस की जिरह में गड़बड़ा न जाऊं। अरे क्यों चिंता करती हो, केस बहुत अच्छा जाएगा। तुम्हारा नाम सुनकर सरकारी वकील टेंशन में पड़ गया होगा। तुम शांत रहो और अब चलो सोने, सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। पीयूष ने बाह पकड़कर जबरन उसे उठाया, वरना शायद यूं ही बैठी रहती। सुबह नियत समय पर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। सिक्योरिटी जांच आदि औपचारिकताएं निपटाकर एक कुर्सी का रुख किया। चारों तरफ भीड़ देखकर भन्ना गई। उफ, लोग यूं लदे पड़े हैं मानो हवाई टिकट मुफ्त में बंट रहे हों। अपना हैंडबैग गोद में रखकर बोर्डिंग पास पर निगाह डाली। एहतियात से उसे बैग की भीतरी पॉकेट के हवाले कर दिया। अभी 40 मिनट बाकी है, थोड़ा सुस्ताने के लिहाज से आंखें मूंद ली। अचानक एक मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा बंद पलकों में उभर आया।
12-13 वर्ष की चमकती आंखों में दुनिया भर की शरारत की परछाइयाँ, खनखनी आवाज में चुहल, जैसे कोई जिद्दी झरना चट्टानों पर धमा चौकड़ी को अमादा हो। दुबली पतली काया में जहान भर का जोश और रवानी ठाठे मार रही थी। यह थी माला, और ऐसा था उसका अलमस्त बचपन। कैशोरी की दहलीज पर आते ही उसकी आंखें 5 वर्ष बाद की मादकता और मदहोशी के बाण चलाने लगी थी। मासूमियत को आकर्षण और अदा ने बड़ी तेजी से लपक लिया था। वक्त से पहले जन्मे बच्चे सी प्री मैच्योर्ड थी उसकी तरुणाई। कोई ऐसी रूप की रंभा नहीं थी, पर 14 बसंत पार करते करते सैकड़ों में अलग नजर आने लगी। स्कूल भर के लड़कों को आमंत्रित करती, गली नुक्कड़ गुमटी, सड़क पर चलने वाले कच्ची उम्र के अच्छे और कम अच्छे लड़कों के दिल उसे देखकर धड़कने लगते। स्नेहा और माला के घर का फासला 10 मिनट से ज्यादा नहीं था। दोनों पक्की सहेलियां, अक्सर साथ आना जाना। स्कूल के बाद भी एक बार जरूर मुलाकात होती। कभी शाम को स्नेहा माला के घर, तो कभी माला स्नेहा के घर। स्नेहा के घर में सबको उसकी मुखरता भाती। मुंह खोलती तो उसकी उन्मुक्त बातें पुरवाई के झोंके सी माहौल को तरोताजा कर देती। देखती तो बाकी चितवन सबके मन का ताला खोल देती। स्नेहा अपनी अंतरंग सखी की हरकतों और उसके लिए आहें भरने वाले लड़कों की फौज से वाकिफ थी, पर मजाल जो कभी किसी से इस बात का खुलासा किया हो। हालांकि स्नेहा को उसकी छिछोरी हरकतें कतई पसंद न थीं। दोनों के मिजाज और परवरिश और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी रात दिन का अंतर था, परंतु वह उम्र अनहद प्यार और दोस्ती निभाने की होती है। सो स्नेहा ने शिद्दत से अपनी दोस्ती निभाई। अब माला स्कूल से आते जाते हम उम्र लड़कों से मिलने भी लगी थी। ऐसे में स्नेहा अक्सर आगे बढ़ जाती। बहरहाल आज की तरह वो डेटिंग का जमाना नहीं था। छिटपुट आँख मिचौली, जिसे बुजुर्गों की भाषा में कहो तो नैन मटक्का, चिट्ठियों का लेन देन, एक दूजे को देख लेने भर की हसरत और ना देख पाने पर आहें भरना, बस इतने में ही बाली उम्र की कहानियां बन जाती थी। बॉयफ्रेंड बन जाना तो चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट था। अनाउंसर की आवाज ने स्नेहा को अतीत से खींचकर आज के रूबरू ला खड़ा किया। बैग उठाकर वह प्रवेश द्वार के आगे कतार में लग गई। अगले 10-15 मिनट बाद फ्लाइट में बैठी वह सीट बेल्ट बांध रही थी। खिड़की वाली सीट मिलने से काफी सुकून था। इकनॉमी क्लास की तंग सीटों के बीच बैठकर सफर करना बड़ा दुश्वार लगता है। खुद को या बाजू वाले को वॉशरूम जाना पड़े तो अच्छी खासी परेड हो जाती है। अनजान यात्रियों के बीच देह को बचाते हुए आड़ा तिरछा होकर ऐसे निकलना पड़ता है गोया किसी संकरी गुफा में से गुजर रहे हो। रनवे पर दौड़ते हुए विमान ने हवा में जैसे ही उछाल भरी, स्नेहा की यादों का पंछी भी उड़ चला। क्षितिज के उस पार बाल सखी के पुराण के कुछ और पन्ने बाजने। कुछ दिन से जिस माला का नाम सुनते ही वह बिदक जाती थी, आज अपना शहर छोड़ते ही वह निर्मोही भाव काफुर हो गया। जाने क्यों उसके बारे में सोचना अच्छा लग रहा था। कौन जाने जिस मंजिल की ओर हवाई जहाज उड़ान भर रहा है, वहां बैठी माला की तरंगे चुंबक की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। स्नेहा अपनी पसंदीदा ओल्ड क्लासिक ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को अक्सर रिवाइंड करके देखा करती। आज कुछ उसी तरह जिंदगी की चरखी घुमाकर अपने लड़कपन के माछे को ढील देने लगी। उसने आंखें मूंद ली और फ्लैशबैक का स्विच ऑन करके ठीक वहीं लाकर ट्यून कर दिया जहां छोड़ा था। 14 बरस की माला के इर्द गिर्द कितने ही दीवाने भौरों की तरह डोलते, कोई गली के नुक्कड़ तो कोई पान की गुमटी पर, कोई दुकान पर बैठा सेल्समैन तो कोई सीटी बजाता शोहदा। पड़ोस के स्कूलों के छात्र भी रिंग मास्टर टाइप अपने किसी दोस्त की अगुवाई में टोली बनाकर स्कूल से लौटती लड़कियों का पीछा करते। मधुमक्खियों सी लड़कियां भी हंसती खिलखिलाती मस्ती करती आगे आगे चलती, जिनमें माला रानी मधुमक्खी की भूमिका में होती। स्नेहा इस खुरापात का हिस्सा कम ही बनती, क्योंकि वह अपनी गाड़ी से घर लौटती। उसे सहेलियों के साथ मटर गश्ती करते हुए घर आने की इजाजत नहीं थी। लड़कपन की मासूम और मादक फंतासियों में माला को खूब मजा आता। सब उस पर लट्टू हैं, उसे तरजीह देते हैं। यह बात मन को गुदगुदाती। भले ही उसमें ज्यादातर सड़क छाप मजनू होते, पर उसके लिए यह टाइम पास बड़ा सम्मोहक था। उसके जीवन में यूं भी मनोरंजन और आनंद के विकल्प कम थे। पढ़ने लिखने में औसत छात्रा थी।
परिवार निम्न मध्यवर्गीय और पुरातनपंथी था। पिता की इकलौती पगार में 4-5 भाई बहन पल रहे थे। जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी। माँ को चूल्हे चौके से फुर्सत कहाँ कि बेटी के चाल चलन पर निगाह रखे। बहरहाल अपनी चाल ढाल और लक्षणों के कारण माला शालीनता खोती जा रही थी, कहें तो जमाने की निगाहों में बदनाम होती जा रही थी। युवा होते होते उस पर चालू लड़की का ठप्पा लग गया। स्नेहा शुरू से क्लास की टॉपर रही, जबकि माला का पढ़ने लिखने से दूर का नाता था। पर दोनों सखियां खेल कूद व अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में साथ साथ भाग लेती। उनकी पक्की दोस्ती का यह एक कॉमन बिंदु था। स्कूल छोड़ने तक यह दोस्ती बदस्तूर जारी रही। हमेशा की तरह अव्वल आने वाली स्नेहा ने इस बार भी प्रथम स्थान हासिल कर शहर के नामी कॉलेज में दाखिला पा लिया, जबकि माला एक साधारण कॉलेज की छात्रा बनी। तब से दोनों की दोस्ती की गांठ ढीली पड़ने लगी। अब कभी कभार ही उनकी मुलाकात होती। ग्रेजुएशन में भी स्नेहा ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। अब वो लॉ में प्रवेश लेना चाहती थी, पर इससे पहले एक अप्रिय घटना घटी। तब वो बीए के दूसरे वर्ष में थी, जब एक दिन माला के माता पिता दौड़े दौड़े स्नेहा के घर पहुंचे और बताया कि माला घर से गायब है। स्नेहा समेत उसके घर के सभी लोग इस खबर से सन्न थे। स्नेहा के पिता उसे भेदने वाली नज़र से देख रहे थे। बताओ, कहाँ है माला? किसके साथ भागी है? तुम्हें ज़रूर पता है। छिपाने की कोशिश की तो सोच लो। उसके पिता के तेवर और सख्ती ने स्नेहा को अपमान की भट्टी में झोंक दिया। उसकी कनपटियां जलने लगी। एक बारगी लगा जैसे घर से भागी हुई लड़की वह ही हो। दोनों परिवार दिन भर उसका ब्रेन वॉश करते रहे, पर कुछ हासिल न हो सका। सचमुच इस प्रसंग से वह पूरी तरह अनजान थी। 2 दिन बाद पता चला कि माला अपने किराए के घर की निचली मंजिल पर बनी दुकान के सेल्समैन के साथ भाग गई थी और 19 साल की उम्र में उसने कोर्ट में शादी कर ली थी। उसके घर में कोहराम मच गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। कोर्ट कचहरी सब हुआ। पुलिस स्टेशन में बुलाए जाने पर वह अपने प्रेमी पति के साथ आई। उसकी मांग में मुट्ठी भर सिंदूर भरा देखकर उसकी देहाती माँ आग बबूला हो गई और थानेदार के टेबल पर रखा पानी का जग उसके सिर पर उड़ेलकर सिंदूर को ऐसे रगड़ने लगी जैसे देह में लगी कीचड़ हो। बज्जात, यही करना बाकी था। करमजली पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? कहकर माँ बुक्का फाड़कर रोने लगी। सर से पांव तक भीग गई माला का चेहरा सिंदूर की धार से लाल हो गया था। उसके पति के चेहरा फक पड़ गया। पुलिस वालों को इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सख्त स्वर में माला के घर वालों को डांट पिलाई। लड़की बालिग है और स्वेच्छा से विवाह किया है। तिल मिलाए परिवार वालों ने उससे संबंध विच्छेद कर लिया और जलते कलेजे को ठंडाने के लिए वक्त के हवाले छोड़ दिया। यह सारी घटना कई दिन बाद माला की भाभी ने उसे सुनाई, जब एकाएक उनसे बाजार में मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद स्नेहा का माला के घर जाना बिल्कुल छूट गया। इस अध्याय के बाद उसकी जिंदगी की किताब में कितने सफ़हे जुड़े या घटे उसे नहीं पता। एक लंबी सांस खींचकर स्नेहा उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश करने लगी जो पिछले 32 सालों से बंद थे। ठीक उसी तरह जैसे किसी केस में प्राप्त 2-4 सबूतों के आधार पर वह समीकरण बैठाने की कोशिश करती है, अनुमान लगाती है कि क्या हुआ होगा। स्नेहा नाम की किताब के पन्ने फड़फड़ा रहे थे और न्यायाधीश बना उसका मन कई तरह के काल्पनिक फैसले सुना रहा था, अटकलें लगा रहा था। जरूर कुछ ही दिनों में उसकी शादी टूट गई होगी। पहाड़ी नदी सी उच्च श्रृंखल थी, एक जगह टिकना तो उसकी फितरत थी नहीं। क्या जाने किसी दूसरे या तीसरे से दिल लगा बैठी हो। वो भी तो कोई धन्ना सेठ नहीं था, बेचारा छोटी मोटी नौकरी करने वाला। क्या कमाता होगा और कहाँ से इस तितली के नाज नखरे उठाता। इसके पास कौन सी बड़ी डिग्रियां थी जो नौकरी कर लेती। ग्रेजुएशन तक तो पूरी नहीं कर पाई थी। बचपन की प्राणप्रिय सखी आज सिर्फ एक भागी हुई लड़की थी, जिसके लिए स्नेहा का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अपनी सहेली के विवाह का वह एक भी सकारात्मक परिणाम नहीं खोज पा रही थी। आए दिन फैमिली कोर्ट में तलाक के मुकदमे निपटाते निपटाते स्नेहा को प्यार मोहब्बत की बातें बचकानी और सतही लगने लगी हैं। और फिर भागी हुई लड़की जो अपने माँ बाप की ना हुई वह किसी और की क्या होगी। जहाज बनारस एयरपोर्ट पर उतर चुका था। एकमात्र ट्रॉली सूटकेस को खींचते हुए उसने बाहर का रुख किया। एयरपोर्ट के बाहर उसके मुवक्किल द्वारा भेजी गई गाड़ी तैयार खड़ी थी। ड्राइवर के हाथ में अपने नाम की तख्ती देख वह उसकी ओर बढ़ गई।
अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी है। गाड़ी में सवार होने के कुछ देर बाद ही उसे झपकी आने लगी। चिकनी कोलतार की सड़क पर गाड़ी बिना हिचकोले खाए दौड़ रही थी। स्नेहा अधलेटी मुद्रा में पसर गई। जल्द ही वो नींद के आगोश में थी। गाड़ी प्रयागराज से 20-25 किलोमीटर दूर थी कि स्नेहा का फ़ोन घनघनाने लगा। वह हड़बड़ाकर जाग गई। शायद क्लाइंट का फ़ोन होगा। स्क्रीन पर अनजान नंबर दिख रहा था। उसने फ़ोन उठाकर हेलो किया। हेलो स्नेहा, पहुंच गई? मैं माला। स्नेहा स्तब्ध थी, जुबान तालू से चिपक गई। हेलो हेलो, स्नेहा सुन रही हो ना? हेलो, कौन? अकबकाकर स्नेहा पूछ बैठी। अरे भाई, मैं हूँ माला, तुम्हारी बचपन की सहेली। पर यह फ़ोन नंबर? हाँ, यह मेरा दूसरा नंबर है। वो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया इसलिए। उसके स्वर में उल्लास झलक रहा था। स्नेहा को काटो तो खून नहीं। जैसे बचपन में आइस पाइस खेलते हुए कोई चुपके से आकर पकड़ ले या अनजाने में धप्पा करके भाग जाए। कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था, लेकिन उस समय रोमांच होता था। आज तो उसे शौक लग गया। यह तो जोक की तरह चिपक गई। उफ, पीछा छुड़ाना मुश्किल है। दांत पीसते हुए वह मन ही मन भुनभुनाई। प्रत्यक्ष में बोली, माला तुम कैसी हो? और तुमने कैसे जाना मैं प्रयागराज आई हूँ? स्नेहा गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। अरे यार, तुम जिनके केस की पैरवी करने आई हो वो मेरी ननद के देवर हैं, लोकेश। उन्हीं से पता लगा मुंबई से कोई वकील आ रही है। बातों बातों में तुम्हारा नाम निकला। मैं तो उछल पड़ी। तुम्हारा नंबर मांगकर फ़ोन मिलाया, पर बात न हो सकी। संयोग से आनंद भैया टकरा गए, उनसे नंबर कंफर्म किया। तब से कितने फ़ोन मिलाए, पर भाई तुम्हें फुर्सत कहाँ? इतनी बड़ी वकील जो बन गई हो। एक ही सांस में उसने सब कुछ कह दिया। बचपन की वाचालता गई नहीं, अभी वैसी ही है। कोई एक पूछे तो 4 जवाब देने वाली। अच्छा सुन, केस की सुनवाई तो कल है हाई कोर्ट में। लोकेश ने तेरा इंतज़ाम होटल पार्क में किया है। तू पहुंचकर फ्रेश हो जा, शाम को तुझे मेरे घर आना है। मैंने तो जिद की थी कि होटल वोटल की क्या ज़रूरत, मेरे रहते मेरी सहेली होटल में रुकेगी भला। पर लोकेश माने ही नहीं। भाई वो ठहरे तेरे क्लाइंट, वो क्या जाने तेरी मेरी दोस्ती को। तो चलते रहा, शाम को 5 बजे आऊँगी तुझे लेने, बाय। स्नेहा कुछ कहती उसके पहले फ़ोन कट गया था। वह घोर असमंजस में थी, हैरान थी। पिछले 2 हफ्ते से जिससे बात करने से कतराती रही, उसके दिल दिमाग में लगातार मैं ही छाई थी। यहाँ ना बहनों की नसीहत थी, न माँ की फटकार। उसके डर को उकसाने वाला कोई पास नहीं था। माला और अपने बीच स्नेहा ने जो दीवार खड़ी की थी वो हौले से चटक गई थी। लगभग पौन घंटे में वो होटल पहुंच चुकी थी। सामने होटल पार्क का स्टाफ खड़ा था। सामान लेकर वह आगे बढ़ा। रिसेप्शन पर औपचारिकताएं निपटाकर स्नेहा भी उसके पीछे चल दी। कमरे में पहुंचकर उसने लंच किया। कुछ देर आराम करने के बाद केस की फाइल स्टडी करने लगी। ठीक शाम 5 बजे डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने माला खड़ी थी। वैसे ही दुबली पतली, पर रूखा झड़ा हुआ चेहरा। देखते ही चहक कर स्नेहा से लिपट गई। स्नेहा मूर्तिवत खड़ी रही। बचपन की गलबहियों पर औपचारिकता का खूल चढ़ा था, जिससे अभी तक वह बाहर नहीं निकल पाई थी। किसी तरह शब्दों को बटोरकर बोली, आओ माला, बैठो, कॉफ़ी मंगाती हूँ। नहीं नहीं, कॉफ़ी मेरे घर चलकर पियेंगे। नीचे कैब खड़ी है, बस तू चल। इसका मतलब बेचारी के पास गाड़ी नहीं है। यह सोचते हुए स्नेहा ने पर्स उठाया और उसके साथ बाहर का रुख किया। अब प्रयागराज आई है तो तुझे यूं थोड़े ही जाने दूंगी। एक शाम तो संगम पर गुजारनी ही होगी। फिर आनंद भवन, जवाहर प्लेनेटेरियम, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, खुसरो बाग और यहाँ का म्यूजियम दिखाने मैं खुद लेकर जाऊंगी। माना तू मुंबई जैसे शहर में रहती है, लेकिन हमारा शहर भी कुछ कम नहीं। याद करेगी यहाँ की इमारतें और बाजार, यहाँ की कचौड़ी, रबड़ी, चाट, और फिर तुझे पान भी खिलाऊंगी। 10 तरह के पान मिलते हैं यहाँ, और कुल्हड़ वाली चाय पी के तुझे नशा आ जाएगा। इस बार तो बस एक ही दिन के लिए आई हूँ, फिर कभी। तटस्थ भाव से स्नेहा बोली। सरपट दौड़ती गाड़ी के साथ लगातार माला की कमेंट्री चलती रही, जिसमें स्नेहा को खास रुचि नहीं थी। उसका दिमाग तो दूसरी ही ऊहापोह में फंसा था। हवाई सफ़र में क्या क्या अटकलें लगाती रही, जिसे उच्च श्रृंखल नदी, फूल फूल मडराने वाली तितली और न जाने क्या क्या समझा। वह तो एक ही ठौर पर टिक गई। जिससे पल्लू बांधा उसी के पास ठहर गई। अभी बताया 2 बेटे हैं। मैंने तो क्या क्या सोचा था।
यह तो पक्की गृहस्थन निकली। उसने कनखियों से पास बैठी माला को देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून और तृप्ति का भाव था। बरसों बाद माला के घर जा रही है, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। एक मिठाई का डिब्बा खरीद लूं, यह सोचकर वो बाहर का जायजा लेने लगी। कोई स्वीट्स शॉप दिखे तो कैब रुकवा कर मिठाई पैक करवा लूं। पर छोड़ो, मुझे कौन सी रिश्तेदारी गांठनी है। अब के गए जाने कभी मिलेंगे भी या नहीं। फिर मुझे कौन सा इसके घर 2-4 घंटे बैठना है। कोई डिनर पर तो जा नहीं रही। एक प्याला चाय ही तो पिलाएगी, काहे के लिए 1500 खर्च करने। बेचारी किराए के घर में रहती होगी, मेरे स्टैंडर्ड की क्रॉकरी तक नहीं होगी। मैं ठहरी विला में रहने वाली, 5 स्टार होटलों में घूमने वाली। आत्ममुग्धता की ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर खड़ी स्नेहा को माला जमीन पर रेंगते कीड़े मकोड़ों सी दिखने लगी। बाहर मिठाई की कितनी ही आलीशान दुकानें गुजर गईं, पर स्नेहा की निगाहें अपने ही दर्प से चुंधिया रही थीं। उसने बड़े इत्मीनान से दुकानों को गुजर जाने दिया। बड़ी सड़क छोड़कर गाड़ी एक संकरी लेन की ओर मुड़ गई। लगभग आधा किलोमीटर आगे जाने पर एक अपार्टमेंट के आगे रुकी। दरवाज़ा खोलकर स्नेहा बाहर आई। यह एक मध्यवर्गीय इलाका था। अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर पर माला का फ्लैट था। लिफ्ट से ऊपर पहुंचकर माला ने पर्स से मास्टर की निकाली और दरवाज़ा खोलकर बड़ी आत्मीयता से स्नेहा को भीतर ले गई। स्नेहा, यही मेरा छोटा सा आशियाना, तू बैठ, मैं अभी आई, कहकर वो भीतर चली गई। स्नेहा ने कौतूहल से निगाह घुमाई। यह 2 BHK फ्लैट बड़े करीने से सजा था। साफ सुथरा और सुरुचिपूर्ण। हर कोने में गृहिणी की कलात्मक रुचि की छाप देख वो हैरान थी। माला कब से इतनी सुघड़ हो गई, सोचते हुए पास पड़े सोफे पर बैठ गई। तभी माला व्हीलचेयर ठेलती हुई कमरे में दाखिल हुई। स्नेहा, यह है मेरे पति अश्वनी, और अश्वनी देखो, यह है मेरी सबसे प्यारी सहेली स्नेहा। अभिवादन की मुद्रा में स्नेहा के हाथ जुड़ गए। वह अचरज में थी। उसके कुछ पूछने से पहले ही माला ने कहा, हैरान मत हो, ये पिछले 10 साल से इसी कुर्सी पर बैठे हैं। इतनी गंभीर बात को माला इतने हल्के फुल्के अंदाज में कैसे कह सकती है। अश्वनी, तुम मेरी सहेली से बातें करो, मैं फटाफट कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। माला लपक कर रसोई घर की ओर चली गई। आपके तो माला इतने गुण गाती है कि बिना बताए ही मैं आपको पहचान लेता। अपने स्कूल के एल्बम में आपके फ़ोटो भी मुझे दिखा चुकी है। आपका चेहरा ज़्यादा नहीं बदला है। यह सब कैसे हुआ? स्नेहा ने हकलाते हुए पूछा। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था। बस एक दिन स्ट्रोक लगा और मैं इस कुर्सी पर आ बैठा। 3 साल तो हालत बेहद खराब रही। पूरा बायां शरीर और जुबान जड़ हो गई थी। लंबी फिजियोथेरेपी और माला की देखभाल ने मुझे जिंदा रखा। फिर धीरे धीरे जीव में हरकत पैदा हुई। लड़खड़ाती जुबान साफ हुई। मैं बोलने लगा। हाथ भी ठीक हो गया, पर डॉक्टर कहते हैं चल नहीं सकूंगा। दाएं पैर पर शरीर का बोझ डालना घातक होगा, इसलिए व्हील चेयर पर ही बैठा रहता हूँ। अपनी ही सुनाते रहोगे या मेरी सहेली का हालचाल भी पूछोगे? एक बड़ी सी ट्रे में स्नैक्स की ढेर सारी प्लेटें लिए माला ने प्रवेश किया। बस कॉफ़ी लेकर आती हूँ, तुम लोग शुरू करो, कहकर वह फिर से फुर हो गई। स्नेहा अश्वनी की बातें सुनकर हतप्रभ थी। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। वो लजीज स्नैक्स से लदी ट्रे को ताकने लगी। अरे, तुमने अभी शुरू नहीं किया? मेज पर कॉफ़ी रखते हुए माला बोली, और चटपट एक छोटी प्लेट में मिठाई, नमकीन, तले हुए काजू और पनीर पकौड़ा सजाकर स्नेहा के हाथ में थमा दिया। स्नेहा एक काजू लेकर कुतरने लगी, पर जी कैसा तो हो रहा था। हलक में जैसे कुछ फंस गया हो। खाने की तीव्र अनिच्छा हो रही है। जानती हो स्नेहा, इनसे शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे नहीं स्वीकारा। इनकी मामूली सी नौकरी में किसी तरह हम एक छोटी सी कोठरी में कई साल रहे। इस बीच 2 बेटे आ गए। खर्च ज़्यादा, आमदनी कम। मैंने कुछ ट्यूशनें पकड़ ली, एक स्कूल में नौकरी की, दुकानों से ऑर्डर लेकर साड़ियों के फॉल लगाए, टिफ़िन सर्विस शुरू की। दोनों ने मिलकर कितनी ही तरह से आमदनी का जुगाड़ किया। बच्चों को पढ़ाया, बचत की, किसी तरह यह फ्लैट खरीदा। अभी बड़ा बेटा BA भी नहीं कर पाया था कि इन्हें स्ट्रोक लग गया। तब ससुराल वालों का दिल पसीजा और मेरे यहाँ आना जाना शुरू किया। बड़ा बेटा सौरभ पढ़ने में बहुत तेज था। उसे स्कॉलरशिप मिली और लंदन से मैनेजमेंट करने का मौका। मेरा बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार है। उसने अपने पापा की बीमारी और छोटे भाई की पढ़ाई का सारा जिम्मा उठाया। वहीं उसकी नौकरी लग गई। अब तो छोटा भी नौकरी करने लगा है। 6 महीने पहले सौरभ इंडिया आया था, शादी करके चला गया
ओह, बेटे की शादी हो गई है? पहली बार स्नेहा के स्वर में उल्लास था। हाँ तो और क्या, मेरी शादी भी तो 19 बरस में हुई, बच्चे भी जल्दी हो गए, और देखो मैं बन गई सास। माला का ठहाका ड्राइंग रूम में गूंज उठा। बहू अपने मायके गई है, अभी वीज़ा नहीं मिला है, होती तो तुमसे मिलवाती। बहू क्या मेरी बेटी है। उसकी आवाज़ में ममत्व की मिश्री घुली थी। जैसे जैसे माला के जीवन और घर परिवार की परतें खुल रही थीं, स्नेहा शर्मिंदगी के गटर में धंसती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक जोहड़ में आ गिरी है। उसकी देह कीचड़ में सनी है और माला साफ उजले कपड़े पहने दूर एक अटारी पर खड़ी मुस्कुरा रही है। अचानक बहुत ऊंचा हो गया है उसका कद, और उसे देखने की जुगत में स्नेहा की गर्दन मचक गई है। माला ने शोकेश में बंद एल्बम निकाला और उत्साहित होकर अपनी बहू का फोटो दिखाने लगी। बहू की सुंदर सलोनी छवि देख स्नेहा मोहित हो गई। उसके मन पर पड़ी एक एक गिरह खुल रही थी। बलात ताले में बंद किया गया, अनहाथ छलकने को आमादा था। अब चलती हूँ माला, कहकर पुलकित मन से वह उठी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है गौरव आ गया, मैंने कहा था सुबह की जल्दी आना, दरवाज़ा खोलते हुए बोली। गौरव, यह है तुम्हारी स्नेहा मौसी। वह बाका नौजवान स्नेहा के पैरों में झुक गया। स्नेहा, अब तुम्हें खाना खाए बगैर न जाने दूंगी, और गौरव भी कह रहा था कि मौसी से तुम्हारी बचपन की शरारतें सुनूंगा। नहीं माला, अब खाना फिर कभी, जाकर कल के केस की तैयारी भी करनी है। और बेटा, तुम्हारी माँ तो ब्यूटी क्वीन थी, पूरे स्कूल की एपीसेंटर। गौरव से मुखातिब होकर वह बोली। और मौसी, माँ के हजारों दीवाने भी थे, पापा कहते हैं। क्या यह सच है? मुझे तो लगता है दोनों एक दूसरे की तारीफों के झूठे पुल बांधते रहते हैं, लैला मजनू जो ठहरे। यह हंसमुख युवक बिल्कुल अपनी माँ का प्रतिरूप लग रहा था। कितनी जल्दी स्नेहा मौसी से घुल मिल गया। बहुत अच्छा लगा माला, तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर। चलती हूँ। अश्वनी जी नमस्कार। स्नेहा की आवाज़ में तरलता थी। आप कैसे जाएंगी? अश्वनी पूछ बैठा। मैं मौसी को छोड़ने जाऊंगा। माला कुछ कहती उसके पहले ही गौरव ने घोषणा कर दी। नहीं बेटा, तुम थक गए होगे, आराम करो, मैं कैब ले लूंगी। नहीं मौसी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ूंगा। वह हाथ में चाबी घुमाते हुए बोला। तब तो मैं भी साथ चलती हूँ, रास्ते में अपनी प्यारी सहेली से कुछ और बातें कर लूंगी। माला चहकते हुए बोली, और चलते चलते एक गिफ्ट पैक स्नेहा को थमा दिया। स्नेहा संकोच से मरी जा रही थी। नहीं नहीं, अब यह क्या? कहते हुए वह 2 कदम पीछे हट गई। अरे कुछ नहीं, बेटे की शादी हुई है तो मौसी को सौगात नहीं मिलेगी क्या? रख ले, मेरी सोलमेट है तू। यह तो छोटी सी गिफ्ट है, मेरी जान भी मांगे तो हाजिर है मेरी जान, कहकर उसने स्नेहा को अपनी बाहों में भींच लिया। माला के स्पर्श ने कैसा दबाव डाला कि स्नेहा के मन की बंद संदूकच्ची खुल गई और बरसों पुरानी प्रेम की धारा हरहरा के फूट पड़ी। उसकी आंखें सजल हो उठी। माला, तू मुंबई आना, तुझे माँ और दीदी से मिलवाना है, और पीयूष से भी। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, तुझे भी बार बार प्रयागराज आना होगा, 32 बरसों का हिसाब बकाया है। माँ, आप और मौसी दोनों पीछे ही बैठिए, आराम से गप्पे मारिए, ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गौरव ने कहा। दोनों मुस्कुराते हुए पीछे बैठ गईं। रास्ते भर उनकी बदकहियों से गाड़ी भीगती रही। होटल उतरकर स्नेहा ने विदा की मुद्रा में हाथ हिला दिया और जाती हुई गाड़ी को अनुराग से देर तक निहारती रही। अपने कमरे में पहुंचकर माला का दिया गिफ्ट पैक खोला। उसमें गुलाबी रंग की पश्मीना सिल्क की साड़ी थी। दोनों हाथों में लेकर साड़ी को वह अपने गालों से सहलाने लगी। माला के प्यार की रेशमी गंध उसके मन पर तारी थी। गाल पर साड़ी छुआती हुई स्नेहा मन ही मन बुदबुदाती रही माला के शब्द सोलमेट। अभी आप सुन रहे थे भावना शेखर जी की लिखी कहानी सोलमेट।